लगातार कई दिनों से हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा होता जा रहा है और ये और कितना बड़ा होगा और ये बड़े होने की सीमा क्या है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ही जब तक नहीं स्वीकारे, हाँ साहब अब इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता हमारे ऊपर, तब तक ये चलेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और इस बैठक में मंथन चल रहा है। अब ये मंथन पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होगा, आशिक? बिल्कुल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ वादा किया था कि जो आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनको मारा जाएगा, और उसी तरह जब ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया कई सारे टेरर नेटवर्क्स पर, कई सारे टेरर कैंप्स पर, और उसमें कई सारे आतंकी मारे गए जो कि देश के लिए गर्व माना जाता है। फिलहाल जिस तरह से ये बैठक चल रही है, इस बैठक में अभी जिस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान भारतीय हदूद में जो है लगातार फायरिंग कर रहा है, और हमने देखा जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों को जो है निशाने पर लिया गया है। कई सारी कैजुअलिटीज अभी तक हुई है और जिसका जवाब जो है अब भारत देगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर पर जो है ये मीटिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं जो आवाज पहले ही देश से उठ रही थी कि पीओके को वापस लाना है, आशिक, हम देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं हवाले तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ साथ सीडीएस भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है। तो और इस बैठक के जरिए क्या हम ये समझ सकें, क्या हम ये कह सकें कि आज कुछ बड़ा हो सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एजीबी जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, और बड़ी बैठक के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, एनएसए चीफ हैं, सीडीएस हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, तो लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए भारी हो सकता है। जिनी साहब, मेरी आवाज आ रही? हाँ मनोज जी, जी देखिए ये बैठक जो हो रही है जी ये इसको हमें कोई खास नजर से नहीं देखना चाहिए। ये एक रूटीन मामला है, जबकि के एक देश की लीडरशिप अपने एडवाइजर्स के साथ मंथन करती रहती है। द नेशन इज एट वॉर मनोज, देश इस समय एक संकट में है, तो इस किस्म की मंथन, इस किस्म की करना है। ये मीटिंग कल भी हुई थी, आज भी हो रही है और कल भी होगी। तो बिल्कुल, आज कल की भी होगी। मीटिंग के मनोहर ऊपर हमारे में साथ मौजूद है, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। मनोहर, क्या खबर? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं और राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, इन सबके साथ बैठक कर रहे हैं। अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं मनोज जी, तो आप देखिए कि किस तरह से कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। और उसमें देखिए सभी लोग जो है प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनको वो अपने पैड पे नोट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा फैसला भारत की ओर से लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है अलग अलग जगहों से, कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक चल रही है, इसमें सारे पहलुओं को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से कल रात में अटैक किया गया था और उसके बाद हमने किस तरह से न्यूट्रलाइज किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कुछ देर पहले उन तमाम फॉर्मर जो है एयर चीफ मार्शल हो या फिर नेवी चीफ हो या आर्मी चीफ हो और कुछ वेटरन के साथ मुलाकात की। उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर के चर्चा की, विस्तार से उन्होंने जाना कि आखिरकार ऐसी स्थिति में हमें और क्या करना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री भी पूर्व फौजियों के साथ, पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है, और उसके बाद ये बैठक चल रहे हैं। जो हमारे दर्शक अभी तुरंत जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर बता दूं मनोज जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं, उसके अलावा एयर चीफ अमरप्रीत सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी
जो नेवल चीफ हैं वो मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल है, उसके साथ साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। आज सुबह में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तीनों आर्मी चीफ के साथ और उसके अलावा सीडीएस के साथ बड़ी बैठक की थी और तमाम हालात का उन्होंने जायजा लिया था और तैयारियों के बारे में बातचीत हुई थी और उसे लेकर के अभी 7 बजे से कंटिन्यू ये बैठक चल रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री से 1 to 1 भी बातचीत हो रही है। और अब आप देखिए कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो फुटेज देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को आप देखिए किस तरह से वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश की जनता जो चाहती है वैसा ही होगा, तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी मेरे साथ जीनी साहब मौजूद है। जीनी साहब, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और इसके साथ साथ सीडीएस, लेकिन एक चेहरा जो है जिन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, वो है एनएसए अजीत डोभाल। लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वहां के तमाम आतंकवादी संगठनों से वाकिफ हैं, वहां की स्थिति, वहां के राजनेता, वहां की सेना, वहां के आईएसआई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और मुझे लगता है कि ये जो जंग का या पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो कैनवस है, उसमें रंग भरने का काम सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो डोभाल साहब है। जीनी साहब, भारत भूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं। भारत भूषण जी, आप क्या मानते हैं जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब में? अनम्यूट कर लीजिए भारत जी, अनम्यूट कर लीजिए। कर दे, हाँ जी। तो अजीत डोभाल जी का जो है रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पाकिस्तान में भी रह चुके, कहते हैं उनकी तो ये है कि बड़ी कहानी है कि वो रहे, गुमनाम के तरीके से वे रह चुके हैं कई बार। और उनका जो एक्सपीरियंस और जितनी बैठकें बैठी इंटरनेशनल लीडरों से बात करी है उन्होंने, उनका एक अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी जो इनपुट्स होती हैं वो नेचुरली बहुत ही इंसाइसिव और वेरी पर्टिकुलरली नॉलेजेबल इंसाइट्स होती हैं और सारी इंफॉर्मेशन भी उनके पास आती है, क्योंकि उनके रोल यही है कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे अब हर देश के जो होते हैं तो उनके पास सारी जो है जानकारी आती है। उसके जो इनपुट्स बुला के वो प्राइम मिनिस्टर सारे रिपोर्ट पढ़ नहीं पाते, तो नेचुरली वो अपना समराइज करके जो जो इम्पोर्टेंट होती है वो बात बताते हैं। तो उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ों में। उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। निपुण साहब, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो भारत की कूटनीतिक और भारत का जो युद्ध की रणनीति है, बड़ा गजब का सामंजस्य इस बार देखा जा रहा है। कोई भी देश भारत के खिलाफ उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, भारत के साथ है, पाकिस्तान के आतंकवाद पर चोट कर रहे हैं। अगर चाइना को छोड़ दिया जाए, टर्की को छोड़ दिया जाए, और अगर आप युद्ध क्षेत्र की रणनीति देख रहे हैं, आप डिफेंस की रणनीति देखिए, अटैक की रणनीति देखिए, बहुत शानदार परिचय है। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और बल्कि आपने चीन का नाम लिया, मैं चीन को भी कहूँगा कि चीन ने भी ये कहा है कि मैं आतंकवाद के साथ नहीं हूँ, मैं आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ा हूँ। पाकिस्तान के साथ देने की तो बात की है, लेकिन साथ में टेररिज्म के अगेंस्ट बात की है। टर्की मात्र एक ऐसा देश है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और मैं टर्की को तो बड़ा फैक्टर मानता नहीं हूँ। मेजर लिस्ट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। हम जब सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में हम देखा असद गवर्नमेंट के बाद में भी वो वहाँ पर कुर्द लड़ाकों तक को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो यहाँ पाकिस्तान क्या मदद कर पाएगा, इसको हम साइड करते हैं। और जो आपने बात की डिप्लोमेसी, बिल्कुल डेफिनेटली आज हम भारत को कहते हैं, बार बार हम बोलते भी हैं कि इंडिया बिहेवियर जस्ट लाइक ए स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर यानी कि हार्ड पावर की तरह, सॉफ्ट पावर की तरह, ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक किसी कंट्री को माना जाता है कि कोई डिप्लोमेसी में अगर मास्टर है तो वो स्मार्ट पावर कंट्री है। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर दोनों को लेकर चल रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से बैठ के हो रही है और कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। कल का मैं बोल रहा हूँ कि कल जिस प्रकार हमने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को एकदम से ध्वस्त कर दिया है, आज स्थिति ये है कि हम जाएं पाकिस्तान के आसमान के अंदर तो हमें ऐसा महसूस होगा ये हमारा आसमान है, हम जहाँ चाहे घूमें, कोई हमको रोकने वाला नहीं होगा। इस प्रकार का जो पहल हमने किया, और उधर से आप पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान ने कल 500 ड्रोन हमारे जब भेजे और रॉकेट्स हमला किया, लेकिन हमने क्या किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन डैट कि पाकिस्तान की आर्मी को ये तक नहीं पता है कि स्टेप पहला कौन सा लेना है और सेकंड स्टेप कौन सा लेना है। हमारा स्टेप जो है बिल्कुल शानदार स्टेप है। अब हम जाएं अगर पाकिस्तान की ओर, क्या पाकिस्तान हमको रोक पाएगा? कदाचित भी नहीं। और मैं मान रहा हूँ बार बार
कि थोड़ा सा अगर हम इंटरनल इश्यूज में भी पाकिस्तान को थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा दें, जैसे BLA है, खैबर पख्तूनख्वा है, उधर तालिबान को थोड़ा हम पुश कर दें। आपको क्या लगता है कि भारत दिखा नहीं रहा होगा, अजीत डोभाल रणनीति नहीं बना रहे होंगे? नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वहां पर BLA पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है, TTP अलग संकेत दिखाई दे रहा है, वो भी चुन चुनकर पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हवा तो दी ही जा रही होगी। अब वो बात क्या ना कि मैं ऑफिस का हम लोग क्या ना बोल नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय आज की तारीख में पाकिस्तान जितना कमज़ोर है, इतना कभी पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हुआ। चीन भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। रीज़न क्योंकि चीन भी कुछ टैरिफ और में उलझा हुआ है, और दूसरा चीन यूरोपियन देशों को देख रहा है। यूरोपियन देश जब यूनिटी की बात आती है, और ख़ास तौर से जिस प्रकार से जो पहलगाम में हमला किया गया आतंकवादियों में, उसको लेकर चीन पक्ष ले ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। तो मैं मानता हूं कि टर्की के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, जो अमेरिका का मैंने आपको उदाहरण दिया उसने सरेंडर कर दिया है। यूरोप के देश साथ नहीं है, फ्रांस खुलकर हमारे साथ में है। ब्रिटेन कहता मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है आपको न्यूट्रल लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये आपके साथ खड़े हैं, चीन खुलकर सामने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वीक कंडीशंस है, POK वापस लिया जाना चाहिए। और डिप्लोमेटिक विन मैं तो ये मानूंगा कि हाँ वाकई में हमने POK जो था उसको वापस लिया, उसको और मुझे लगता है कि पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। हर चुनाव में इसका जिक्र होता है, जब भी पक्ष विपक्ष में बहस होती है तो POK की चर्चा हो जाती है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं है। सुमित पीर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सुमित साहब, अमूमन युद्ध अच्छा नहीं होता, किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों का इलाज अब युद्ध ही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 3 दशक हो चुके हैं, 3 दशक से लगातार भारत आतंकवाद का दंश झेलता है, पाकिस्तान आतंकवाद करता है और कह देता है कि हमने किया ही नहीं है, न कर जाता है। आज हमने जब मिसाइल हमले किए तो उन्हीं की जमीन से आतंकवाद के जिंदा सबूत आ गए, और भारत की सरकार और तमाम राजदूत जो तमाम देशों में हैं वो उन तस्वीरों को बता रहे हैं कि देखिए ये आतंकवादी, और ये आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना, और उन आतंकवादियों के ताबूत में पाकिस्तान का लिपटा हुआ झंडा। अब इससे बड़ा सबूत क्या होता है? और जब इससे बड़ा सबूत है तो फिर युद्ध के जरिए सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, नुकसान होगा और कोशिश की जाए कि नुकसान हो तो कम हो, बेहद कम हो, ना के बराबर भारत का। सबसे पहले तो मनोज भाई एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो सेना है इसका मोटिव आपको पता क्या मोटिव? ईमान, तकवा, जिहाद फिज़िबिल्लाह। इसका मतलब होता वी बिलीव इन द अल्लाह एंड विल डू जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद का मैं मोटिव नहीं बता रहा हूं, हमारा नाम नमक निशान, इनका ईमान, तकवा, जिहाद फिज़िबिल्लाह। जहां फौज के मोटिव में लिखा है जिहाद करना, जहां फौज का हेड मुल्ला है, जहां फौज का हेड फेनेटिक है, इस्लामिस्ट है, इस्लाम के तंज पे इस देश की बुनियाद रखी है, हिंदू हेटर, गजवाए हिंद, काफिरों को मारना है, यही एक मिशन लेके चले हैं। इसी जहर पे अब अपनी आने वाली नस्लों को पालते हो, तो इनका एक ही विकल्प है, वो है इजराइल टाइप सोल्यूशन, और कोई नहीं है। हमने बहुत डोजियर दे दिया, अब डोज देने की जरूरत है, डायरेक्ट डोज देने की जरूरत है। ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन की सरकार नहीं है, डोजियर से यहाँ बात नहीं बनती। मोदी जी को बोला होगा कुछ बुद्धिजीवियों ने, साफ डोजियर भेज दो, उन्होंने कहा नहीं भैया डोजियर नहीं देंगे, सीधा डोज देंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद को अनसस्टेनेबल नहीं करेंगे तब तक जिहाद होता रहेगा, क्योंकि ये इस फंडे ने इनके लिए पिछले 1200 साल से डिलीवर किया है। जब आप इसको निरस्त कर देंगे, एक कहावत है ओनली पावर कैन इंश्योर पीस। अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास पीस होगी। कोई आप पे रहम खा के, कोई आप पे दरिया दिली दिखा के आप पे पीस नहीं दिखाएगा। आज हमारी बाजू में ताकत है, पाकिस्तान के अंदर जाके उन्हें ठोकते हैं। क्या कर लिया उन्होंने? आपको मैं बताऊं, जो पहलगाम की हादसा हुआ था भाई, इनके यहाँ वो लगे थे बॉडी कैंप्स। कोई GHQ रावलपिंडी में बैठ के वो नरसंहार देख के कॉफी पी रहा था, और क्या बोला था, जाके मोदी को बोल दो। अब मोदी को बोल दिया, अब मोदी ने दिखा दिया। 14 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, और ये पाकिस्तान का मुनीर अपना परिवार निकाल चुका है, शमशाद अपना परिवार निकाल चुका है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है पीर साहब कि अभी जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम अपने मदरसों के बच्चों को जंग के लिए भेजेंगे। अब जेनी साहब, तुम पाकिस्तान के मदरसों के बच्चों को जंग के लिए भेज दो और अपने सारे बच्चों को लंदन भेज दो, दुबई भेज दो पढ़ने के लिए, यानी कि यही कर करके पाकिस्तान की हालत होगी। जेनी साहब,
मनोज जी, जो हमने 9 मुकेश साहब, पीसीआर से कहूंगा, जैनी साहब की आवाज में कुछ परेशानी आ रही है, यही सवाल, वो उनकी आवाज एक बार जैनी साहब की आवाज ठीक करें, यही सवाल भारत भूषण जी से। हाँ जी, ये तो उनके बच्चे लोग जो है बाहर विदेश में जाके बैठे हुए हैं, फैमिली बाहर बैठी हुई है, और ये भी जो है इनकी भी जो है कोई कनेक्शन नहीं है ट्रूप्स के साथ। तो उनके ओवन कारगिल में आपने देखा था, उनके सोल्जर्स की भी लाशें नहीं ले गए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे लोग हैं। हम ही ने लोगों ने वहां पे उनको गाड़ के उनको दफनाया विद प्योर फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो वो ऐसा ही देश है, जेनेटिकली डिजीज, मैं बोलता हूँ कि पैदाशी उनकी मतलब ऐसी है, तो उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? वो कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास बस यही है कि बस मारो और लूटो, खत्म करो। और ना उनके पास 75 ईयर में जो है उन्होंने 60 साल तो मिलिट्री रूल रखा, कोई सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं रही, और जब भी गवर्नमेंट रही डेमोक्रेटिक, वो भी मिलिट्री के दम पे। तो वहां पे तो ऐसे होना ही है। जी, सुमित कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी देखिए, बात सही, सीधी सी बात है मनोज भाई। यहाँ पे जो इनके घर जर्नल कर रहे हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में, पता सबको पता है। नॉर्मल आदमी को इस्लाम का चूरन खिला खिला के बोलते बेटा तू तो एक जो है, तो एक मुसलमान 10 काफरों के, कोई कहता 100 काफर, कोई कहता 1000 काफरों के बराबर है। तुम जन्नत करोगे, जहाद करोगे, जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, जमीन पे रखा गया, सीधा जन्नत जाओ, ऐश करो। ये इनको बताया गया। आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। अखनूर में कल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला भी किया गया था। देखिए, सूरज डूब गया है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अब बस मुझे लगता है कि निपुण साहब, पाकिस्तान का सूरज है, उसके डूबने का इंतजार किया जा रहा है। सूरज सोमने को दिखाई दिया था परसों, जब एक 44 में जाके अटैक किए नहीं, इस बार सूरज तो, क्या मतलब जो झंडे में तारा है उसको भी डुबो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक बात आपने जब बात कर रहे थे कि मदरसों की, मुझे याद आ रहा था जियाउल हक जब उस समय था, इसने पाकिस्तान का इस्लामीकरण पूर्ण रूप से कर दिया था। और उसने क्या कंडीशन लगाई थी कि जो मदरसे में 5 साल पढ़ चुके हैं, 5 साल पढ़ा हुआ ऑटोमेटिकली आर्मी में आके दाखिल हो सकता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो ये जियाउल हक की पॉलिसी थी। मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे मुल्ला मुनीर की आप बात करो, वो 1948 की बात, 46 की बात कर रहा था कि 2 नेशन थ्योरी, तमाम तरह की बातें। और आज जो ये इनके विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा जो हैं, वो बात कर रहे हैं जियाउल हक के इस्लामीकरण की। तो जो ये मानसिकता है, ये जीना नहीं चाह रहे कि हम 2025 में खड़े हैं। भारत 2025 में खड़े होकर 2047 देख रहा है, और ये 2025 में खड़े होकर बात करें 70 की, 1946 की। तो ये स्थिति दिखाती है कि पाकिस्तान का सिस्टम ना तो नीयत है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना लीडरशिप है, ना आपस में कोऑर्डिनेशन है, और ये खुद बिखर जाने वाला है। कल आपने देखा होगा, पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान को छुड़ाने के लिए जेल के बाहर पहुंच गए थे। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ तक सिविल वॉर की कंडीशंस भी है, और अगर भारत की ओर से बहुत कड़ी हमला होता है, जिस प्रकार हम बात उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार ढंग का हमला हो जाए, तो पाकिस्तान में खुद ही स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही बिखरे पड़े हैं। कहते हैं ना कि एक देश वो जिसको किसी ने लूटा, खुद उन्होंने लूटा, कि हमने तो अपनों ने लूटा, तो ये तो खुद लूटने को तैयार, जिस प्रकार कंडीशन इनकी है। और रही बात सूरज और चांद की, ये तो उनको पता ही नहीं, चांद को जो है अपने झंडे पे लगा के चांद खुद से, चांद यहाँ पर हैं, हम चांद पे जाके अपना तिरंगा लगा के आते हैं, और तब बताते चांद क्या होता है। ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी बात आपने कही है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1971 में पाकिस्तान प्रेग्नेंट था। जी हाँ, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कि अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में और भी संकेतों के। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन उस बात का जिक्र करता हूं जिसके आप चर्चा कर रहे थे कि 1971 में पाकिस्तान प्रेग्नेंट था, और अब पाकिस्तान फिर से प्रेग्नेंट है, और इस बार 2 बच्चे होने की उम्मीद है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और एक जो बच्चा पहले से वहां है, जो अपनी मां से बिछुड़ गया है, उसका हाथ पकड़ के वापस लेके आना है, यानी कि पीओके पर इस बार अपना झंडा लगाना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पूरा देश, 140 करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत ये कब करता है। पाकिस्तान, सतर्क रहो, अलर्ट रहो, और कभी भी वो समय आ सकता है।
फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।